नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लास लगने वाली। मेड इन इंडिया को लेकर मोदी सरकार ने राफेल पर LOR जारी कर दिया है। इसके बाद क्या क्या एक्शन होगा, पहले से 3 गुना बड़ी डील लॉक कर दी, कितने फाइटर गिरे, गैंग को मोदी ने गजब का जवाब दे दिया, राहुल का नैरेटिव धुआं धुआं कैसे हुआ है आज आपको दिखाने वाला। अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को छोड़कर भारत ने राफेल को फिर क्यों चुन लिया है, पाठशाला में इनसाइड स्टोरी आज आपको बताऊंगा। इधर राफेल ब्रह्मोस हुंकार की चर्चा, पाकिस्तान रॉकेट फोर्स में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, कंगाल पाकिस्तान ने रक्षा बजट कितना बढ़ा दिया है, ममता बनर्जी के 80 विधायक में से सिर्फ 7 आए, बाकी कहां थे, क्या टीएमसी से विधायक MP सब भागने वाले हैं, टीएमसी की इंटरनल पॉलिटिक्स का चैप्टर आज आप देखें। कैमरे के सामने बंगाल में कट मनी लौटाने की होड़ क्यों है, वजह हैरान करने वाली, अभिषेक ममता कौन सी नई मुश्किल में फंसने वाले, कॉकरोच पार्टी वाला अमेरिका से आ रहा है, भारत में अगला प्लान क्या है, गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है, लोकेशन जंतर मंतर, डेट 6 जून, कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन इसी दिन क्यों होने वाला है, पंजाब वाला वो कनेक्शन जो किसी को अभी तक पता नहीं, बांग्लादेश नेपाल के जेनजी आंदोलन में नए यूटर्न का सच क्या है, रवि लामिछाने भारत क्यों आए हैं, पाठशाला में स्पेशल चैप्टर आज आप देखें। वैभव सूर्यवंशी की ब्रेन मैपिंग, 3 सेकंड वाला राज क्या है पता चल जाए, वैभव के पीछे IIM इंदौर रिसर्च पेपर तैयार होगा, वैभव से क्या पूछा जाएगा, और अंत में वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। आप रोज पानी पीते हैं, लेकिन पानी पीने का सही तरीका क्या है, सोचा है कभी? आपको बताऊं। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा मेड इन इंडिया को लेकर मोदी सरकार ने राफेल पर LOR जारी कर दिया है, इसके बाद क्या एक्शन होगा, पहले से 3 गुना बड़ी डील लॉक कर दी, कितने फाइटर गिरे, गैंग को मोदी ने गजब का जवाब दिया है, राहुल का नैरेटिव कैसे धुआं धुआं हुआ है, अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को छोड़कर भारत ने राफेल को फिर से क्यों चुना है, पाठशाला में इनसाइड स्टोरी। इधर राफेल ब्रह्मोस हुंकार की चर्चा है और पाक रॉकेट फोर्स में हाहाकार मच क्यों गया है, कंगाल पाकिस्तान ने रक्षा बजट कितना बढ़ा दिया है, इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए पहले 36 और अब 114 राफेल फाइटर जेट की डील को भारत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारत सरकार ने इस डील के लिए फ्रांस सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया है। इस डील की एक खास बात आपको बताने वाला हूं, और इस एक डील से पीएम मोदी ने एक तीर से कितने निशाने साध दिए हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। मतलब भारत के एयरफोर्स की बढ़ती ताकत से सीमा पार पाकिस्तान और चीन पैनिक में तो है ही, लेकिन इधर देश के भीतर भी बेचैनी का माहौल कुछ कम नहीं है बॉस। आपको याद होगा कि 36 राफेल डील पर राहुल गांधी ने घोटाले का कैसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। 2019 के चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि देश में गजबे हो गए। मोदी सरकार पर राफेल घोटाले के आरोप लगाए गए, राहुल गांधी छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव खत्म हो गया और अब पीएम मोदी ने भी राहुल के उस नैरेटिव का धुआं उड़ा दिया। इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला, लेकिन पहले देखिए कि यह डील फरवरी में उसी वक्त होने की चर्चा थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आए हुए थे। उस वक्त खुद मैक्रों ने भी गिनाया था कि भारत को इस डील से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त भारत इस डील पर आगे क्यों नहीं बढ़ा था, क्यों यह नया भारत अपनी शर्तों पर डील करता है, किसी के दबाव में या प्रभाव में क्यों नहीं आता है यह भारत। इसलिए फरवरी के बाद 3 महीने और गुजर गए सिर्फ इस डील को शर्तों को मनवाने के लिए। आज की डेट में भारत ऐसी कोई डील नहीं करता है जो उसके मन मुताबिक ना हो, राष्ट्र हित में ना हो या फिर मुनाफे का सौदा ना हो। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है। तो सोचिए कि बीते 3 महीने में भारत ने 114 राफेल डील को लेकर किस लेवल का नेगोशिएशन किया होगा। और अब 15 जून को जब मोदी फ्रांस दौरे पर जाएंगे तब वो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 114 राफेल डील पर साइन करेंगे। अब आप देखिए कि जिस डील को पूरा होने में फरवरी से मई तक भारत ने तमाम शर्तों के साथ मोलभाव किया, उस डील से भारत को क्या हासिल होने वाला है। राफेल डील 2.0 के तहत भारत फ्रांस के 114 राफेल जेट्स खरीदेगा। इन 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील 3.25 लाख यानी कि 3,25,000 करोड़ रुपए में 25 लाख करोड़ रुपए में तय हुई है। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सिंगल डिफेंस डील है।
इससे पहले 2016 में जो 36 राफेल की डील हुई थी, उस डील से यह डील 5 गुना बढ़ी है। 114 में से 94 राफेल जेट भारत में बनाए जाएंगे, यानी कि मेड इन इंडिया भी होगा। और ऐसा पहली बार होगा कि राफेल फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस की धरती से बाहर होने वाला है बॉस। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनी के साथ राफेल की कई तकनीक साझा भी करने वाली है। भारत में बनने वाले राफेल में कम से कम 50% पार्ट्स और तकनीक पूरी तरीके से भारतीय यानी कि स्वदेशी होंगे, जबकि 20 राफेल विमान पूरी तरीके से तैयार हालत में फ्रांस से भारत आएंगे। 114 राफेल विमानों का एक और ऑर्डर मिलने से यह संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी बॉस। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, जो भारत 2014 से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वही भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर के रोल में भी आ चुका है। पहले भारत 65 से 70% डिफेंस इंपोर्ट किया करता था, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसी से डिफेंस सेक्टर का गेम चेंज कर दिया है बॉस। और अब भारत सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि बेचता भी है। फ्रांस से अगर भारत राफेल खरीद रहा है तो उसे अपना एक बेजोड़ हथियार बेचने की तैयारी भी कर रहा है। आज इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और यह भी बताऊंगा कि राफेल डील 2.0 से पाकिस्तान में कैसी खलबली मची हुई है, शहबाज को पसीना क्यों छूटने लग गया है, और भिखारी पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए मजबूर क्यों हो गया है। सब आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले एक ट्रेलर। Minister has helped steal 30,000 crores from the defense forces, and he has done it personally. Okay? बॉस, अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए इस बार भारत के पास दुनिया के 3 बेहतरीन फाइटर जेट का विकल्प था। पहला अमेरिका का F-35, दूसरा रूस का सुखोई 57 और तीसरा फ्रांस का राफेल। आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि भारत ने अमेरिका और रूस के फाइटर जेट को छोड़कर दोबारा राफेल को ही क्यों चुना। ऐसी क्या खास बात है राफेल में जो रूस और अमेरिका के फाइटर जेट में नहीं है, जबकि एक समय तो रूस से मिग सीरीज के फाइटर जेट ही इंडियन एयरफोर्स की शान हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को सुखोई 57 जैसा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जनरेशन का फाइटर जेट पसंद नहीं आया। मैं आपको तीनों फाइटर जेट की तुलना करके बताने वाला हूं कि इन तीनों में से भारत के लिए सबसे बेहतर कौन सा फाइटर जेट है और क्यों भारत ने राफेल पर मुहर लगाई। आप देखिए कि फ्रांस का राफेल 4.5 जनरेशन का जेट है, अमेरिका का F-35 5वीं पीढ़ी का जेट है, और Su-57 जिसे सुखोई 57 के नाम से भी जाना जाता है, वो 5वीं पीढ़ी का जेट है। यानी कि तकनीक में राफेल और बाकी दोनों में 0.5 का गैप है। राफेल सेमी स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी कि आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है बॉस, जबकि F-35 फुल स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता है। और Su-57 मीडियम लेवल का स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी कि तुलना करें तो इसकी स्टील्थ टेक्निक राफेल से बेहतर है और F-35 से कम है। राफेल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर लीबिया, सीरिया और माली में युद्ध के दौरान आजमाया हुआ भरोसेमंद फाइटर जेट है, जबकि F-35 का इस्तेमाल कई युद्ध में किया गया है, लेकिन भारत को उसके बारे में कोई अनुभव नहीं है। और रूस के सुखोई 57 का भी वही हाल है बॉस, उसका भी इस्तेमाल सिर्फ रूस ने ही किया है, वो भी यूक्रेन युद्ध में, लेकिन वो नतीजे कुछ बेहतर नहीं दिखाई दिए जिसकी उम्मीद थी। इसीलिए भारत ने वही चुना है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, यानी कि राफेल। इन सब के अलावा इस बार भारत जो फाइटर जेट खरीदना चाहता था, उसका सोर्स कोड भी लेना चाहता था, ताकि उसमें ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी हथियार लगाए जा सके, और मेक इन इंडिया वाली शर्त भी भारत चाहता था। सोर्स कोड पर राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन लिमिटेड एक्सेस देने को तैयार हुई। मेक इन इंडिया वाली शर्त भी मान ली गई, जबकि अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को अपने फाइटर जेट का सोर्स कोड नहीं दिया है बॉस। वहीं रूस भारत के साथ अपने फाइटर जेट्स का सोर्स कोड साझा करने के लिए तैयार था और मेक इन इंडिया पर भी राजी था, लेकिन उसके फाइटर जेट का औसत रिव्यू और शायद मिग फाइटर जेट के एक्सपीरियंस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स इस डील पर आगे बढ़ी ही नहीं। कुल मिलाकर अगर भारत ने राफेल को दोबारा चुना तो सबसे बड़ी बात यह थी कि राफेल इंडियन एयरफोर्स का जाना पहचाना और आजमाया हुआ जेट है,
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में धुआं धुआं कर दिया था। बॉस, आपको याद ही होगा, आप तस्वीर भूले नहीं होंगे कि कैसे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था और कैसे भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया था कि भाई भारत ने क्या कर दिया, क्या गजब कर दिया। भारत चाहता है कि राफेल में ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सके। इसके लिए दसॉल्ट कंपनी सोर्स कोड का लिमिटेड एक्सेस देने को तैयार हो गई है। यह भारत की शर्त थी कि अगर एक्सेस कोड दोगे तो आपके साथ डील कर, और इसीलिए भारत के लिए राफेल पहली चॉइस बन गया। तो भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत की ताकत कैसे बढ़ी वो ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भी। बॉस, आज जो राफेल भारत की आसमानी सरहदों की हिफाजत करता है उसे राहुल गांधी ने सत्ता पाने के लिए चुनावी मुद्दा बता दिया था। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल को लेकर ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि मोदी सरकार ने राफेल डील में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। तब राहुल गांधी आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ छाती ठोक कर, सीना ठोक कर कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं लिख कर रख लूं। मोदी सरकार ने घोटाला कर दिया। आप देखिए कि राहुल ने राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर क्या क्या आरोप लगाए। राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार ने हर राफेल पर 3 गुना ज्यादा कीमत दी। HAL को साइडलाइन करके अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। राहुल ने कहा कि भारत को 126 जेट की जरूरत थी, लेकिन मोदी ने सिर्फ 36 जेट की डील करके सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। राहुल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देने का भी आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार विरोधी शर्तों को हटा दिया गया है, जिससे घोटाला करना आसान हो गया। उन्होंने राफेल डील में पीएमओ और NSA पर भी इंटरफेयर करने का आरोप लगा दिया था। बॉस, राहुल ने अपनी कैलकुलेशन के आधार पर कहा था कि राफेल डील में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहना शुरू कर दिया। लेकिन इन सारे आरोपों में से राहुल गांधी का एक भी आरोप सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका और ना राहुल गांधी कोई जवाब दे पाए। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी के आरोप उसी तरह खोखले, आधारहीन और बचकाने थे जैसे कि राहुल ने वोट चोरी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए। इस फेक नैरेटिव के लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ गई। इसके बाद राहुल गांधी ने राफेल रटना बंद कर दिया, छोड़ दिया था। सुनिए कि उस वक्त राहुल क्या कुछ बोल रहे हैं। He has handed that money to Anil Ambani and he has done it personally. Please keep what I am saying in mind. The Prime Minister has helped steal 30,000 crores from the defense forces and he has done it personally. Okay? राफेल डील 2.0 राहुल गांधी और कांग्रेस को मोदी सरकार का तगड़ा जवाब माना जा रहा है कि कांग्रेस एंड पार्टी जिस डील को सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला साबित करने में तुली हुई थी, मोदी ने उसी राफेल की दोबारा डील कर डाली है, वो भी सीना ठोक कर, और पहले से 3 गुना बड़ी डील कर डाली। अब सोचिए कि कैसे यह मुंह चढ़ाने वाली बात हो। यानी कि जो नैरेटिव राहुल गांधी, उनकी पार्टी और विपक्ष के नेता सेट करने की कोशिश में लगे हुए थे, जिस डील को लेकर सवाल उठा रहे थे, चुनाव में मुद्दा बना दिया था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ गई थी, उसी का 2.0 नरेंद्र मोदी ने फिर से कर दिया। अब बोला कि आप बोल के दिखाओ, अब बताइए कि ये डील में क्या गड़बड़ी है। पहले सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए, माफी मांगी, अब बोल के एक बार दिखाओ। लेकिन अब नया भारत वो 2014 से पहले का भारत नहीं है बॉस। ये डिफेंस डाइवर्सिफाई करने वाला भारत है और डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला भारत भी है। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी आप देखिए कि इस बार हम सिर्फ फ्रांस से हथियार खरीदेंगे नहीं, बल्कि हो सकता है कि फ्रांस भी मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदकर अपनी सेना में शामिल हो। भारत के पास ये एक ऐसा बेजोड़ हथियार है जिसकी मारक क्षमता, एक्यूरेसी और स्पीड ने फ्रांस जैसे डिफेंस एक्सपोर्टर को अट्रैक्ट किया है। आर्मेनिया हमसे पिनाका खरीदने वाला पहला देश बन चुका है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे आर्मेनिया ने भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को अपने रिपब्लिक परेड में शामिल किया था। यह देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐसे ही तस्वीर आप फ्रांस से भी देखेंगे जब फ्रांस हमसे यह हथियार खरीद लेगा। यानी कि पीएम मोदी इस बार एक हाथ ले और दूसरे हाथ से देने वाली पॉलिसी पर काम कर। फ्रांस भी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की स्टडी कर रहा है। हाल ही में एक फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने पोखरण में पिनाका का डेमो देखा और उससे काफी इंप्रेस्ड भी थे। दरअसल फ्रांस अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी कैपेसिटी को मजबूत करने के विकल्प तलाश रहा है और पिनाका फ्रांस की जरूरत को पूरा करने की रेस में सबसे आगे है बॉस। आप सोचिए कि भारत अब अपना यह हथियार बेचने को तैयार है। अब सोचिए कि भारत कह रहा है कि एक हाथ दो, एक हाथ लो। यानी कि भारत कह रहा है कि हम आपसे राफेल खरीदेंगे,
लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास भी आपको देने के लिए कुछ है, और वो भी दुनिया में सबसे बेहतर जिसे माना जाता है, और वो है पिनाका, और इस पर नजर टिकी हुई है फ्रांस। दशकों तक भारत विदेशों से आर्टिलरी सिस्टम खरीदता रहा है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बनने के धड़ाधड़ फैसले लिए गए, और आज जमीन पर उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जमीन पर जो असर दिखाई दे रहा है उसी से आप यह समझिए कि जो राफेल जिसकी डील फाइनल हो गई है, जिसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वो उसमें 50% जो चीजें होंगी वो स्वदेशी होंगी, भारत की होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत अब तैयार है कि हम आपसे डील करेंगे, लेकिन उसमें मेड इन इंडिया क्या होगा यह भी तय करना पड़ेगा। और आप यह भी देखिए कि इसका असर क्या हो रहा है। 2014 से पहले भारत अपनी रक्षा जरूरतों का लगभग 65 से 70% आयात किया करता था, जबकि भारत का स्वदेशी उत्पादन केवल 30% से 35% हुआ करता था। 2014 से पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। ज्यादातर हथियार रूस से आते थे। 2010 से 14 के बीच रूस से 72% हथियारों का आयात होता था। हथियारों का घरेलू उत्पादन बहुत कम हुआ करता था, खासकर आधुनिक हथियार, इंजन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ऐसे में किसी एक देश के भरोसे रहना, वो भी आज के दौर में जब रणनीतिक साझेदारी बहुत तेजी से बदल रही है, कोई समझदारी का काम नहीं है। और इसीलिए भारत ने डिफेंस डाइवर्सिफाई वाली पॉलिसी अपना ली, मतलब कई देशों से डिफेंस इंपोर्ट करना और अपनी सेना के पास कई देशों के मिले जुले हथियार रखना। और इसीलिए भारत ने साल दर साल रूस से हथियार खरीदने का रेशियो भी घटा दिया। आप देखिए कि भारत ने हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 2011 से 15 के बीच में 70% थी, जो 2016 से 20 में घटकर 51% रह गई, और 21 से 25 के बीच में और कम होकर 40% ही रह गई। फ्रांस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। उसका हिस्सा करीब 29% का है। अब राफेल डील से यह हिस्सेदारी और बढ़ जाए। तीसरे नंबर पर है इजराइल, जिसका हिस्सा करीब 15% का है। इजराइल से मिसाइलें, ड्रोन और निगरानी सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन भी वित्त वर्ष 2023 से 24 में रिकॉर्ड 1,27,434 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब अब सीन पलट गया है बॉस। जो भारत पहले 65% हथियार खरीदना चाहता था और खरीदा करता था, अब वही भारत 65% हथियार खुद बना रहा है। और यह सब मुमकिन हुआ है तो मोदी सरकार की नई नीतियों की वजह से, मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से, आत्मनिर्भर भारत योजना की वजह से, और लोकल फॉर वोकल की वजह से। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाऊंगा ममता बनर्जी के 80 विधायक में से सिर्फ 7 आए, बाकी कहां गायब हो गए, कहां चले गए। क्या टीएमसी से विधायक, एमपी सब भागने वाले हैं? टीएमसी की इंटरनल पॉलिटिक्स का चैप्टर आपको दिखाने वाला। कैमरे के सामने बंगाल में कटमनी लौटाने की होड़ क्यों है, वजह हैरान करने वाली है। अभिषेक ममता कौन सी नई मुश्किल में फंसने वाली? पश्चिम बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुभेंदु सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिसके बारे में पश्चिम बंगाल के लोगों ने सोचा तक नहीं था, कभी सपने में भी शायद ही सोचते होंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलना शुरू ही हो गया है सरकार बनने के बाद। बीजेपी ने जो वादे चुनाव के दौरान किए थे उसे भी लागू किया जा चुका है। यही बात अब ममता बनर्जी को न सिर्फ खटक रही है, बल्कि इतनी चुभ रही है कि वो बौखलाई हुई है। आप देखिए कि ममता बनर्जी की हालत न घर के और न घाट के वाली हो गई। 15 साल की सत्ता एक झटके में चली गई और अब पार्टी से भी पकड़ ढीली होती जा रही है। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर दी है। ममता बनर्जी से उनकी पार्टी और सिंबल छिन सकता है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने भी किनारा करना शुरू कर दिया ममता बनर्जी से। अगर बंगाल में भी असली टीएमसी और नई टीएमसी की लड़ाई शुरू होती है तो बिल्कुल वैसे ही हालात बन जाएंगे जैसे महाराष्ट्र में हुए। पहले उद्धव के हाथ से शिवसेना निकल गई और बाद में शरद पवार को एनसीपी से हाथ धोना पड़ गया। और इसी बौखलाहट में ममता बनर्जी अब सड़क पर निकल पड़ी। आज उन्होंने सत्ता जाने के बाद पहली बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार भी ममता बनर्जी बंगाल की जनता को मैसेज देने में फेल हो गई, क्योंकि जिस एकजुटता की बात ममता बनर्जी कर रही थी उसकी भी पोल इसमें खुल गई। ममता बनर्जी के धरने में उनके कितने विधायक और कितने सांसद पहुंचे ये आपको बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज कौन से केस में उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ये आपको बताऊंगा। ममता राज में हुए भ्रष्टाचार की परतें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। जनता के डर से कैसे कटमनी वाले गैंग ने सरेंडर कर दिया है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बंगाल में चुनाव के बाद हो रहे पॉलिटिकल ड्रामे का एक ट्रेलर देख लीजिए।
पार्टी खत्म हो गए। 30 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं। तृणमूल पार्टी एक क्लब जैसे थे, वो क्लब की प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी इतनी कमजोर हो जाएंगी, ये तो उनके विरोधियों ने भी नहीं सोचा था। और फिर उनकी पार्टी वाले या फिर खुद जो ममता बनर्जी के समर्थक थे, आप सोचिए कि कभी सोच रहे होंगे। इंडी गठबंधन में कहा जाता था कि भाई ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता है। अब क्या हो गया? सरकार में रहते हुए ममता बनर्जी कई बार कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरी, आपने देखा। लेकिन आज सरकार जाने के बाद पार्टी को बचाने के लिए पहली बार ममता बनर्जी को सड़क पर मोर्चा संभालना पड़ गया। बस हद हो गई कि अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए, अपनी ही पार्टी के लिए ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ गया। ये वो ममता बनर्जी है जिनकी एक आवाज से पार्टी का नेता हाजिर हो जाता था। ये वो ममता बनर्जी है जो कहती थी कि बंगाल कभी उनसे कोई छीन ही नहीं सकता है। ये वो ममता बनर्जी है जो कभी कहती थी कि बीजेपी वहां आ ही नहीं सकती है। ये वो ममता बनर्जी है जो कहती थी कि एक बार चुनाव हो जाने दो, नतीजे आ जाने दो, उसके बाद देख लेंगे। ये वो अभिषेक बनर्जी है जो ये कहते थे कि चुनाव के बाद आपको बताएंगे। लेकिन वक्त बदल गया बॉस। ममता बनर्जी ने सेंट्रल कोलकाता में करीब 3 घंटे तक धरना दिया। यह धरना उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले, चुनाव के बाद हिंसा और फेरी वालों को हटाने के विरोध में हो रहा। धरना देने से पहले ममता बनर्जी BR अंबेडकर और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के लिए भी पहुंची और इस दौरान उनके हाथ में संविधान की किताब भी थी। ये ठीक उसी तरह का मामला आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, टीएमसी में, जो आप कांग्रेस में देखा करते थे। बाकी जो विपक्षी दल हैं उसमें आप देख रहे थे कि सभी संविधान की बुक लेकर घूम रहे थे। जब तक सरकार में थे तब तक संविधान की बुक नहीं दिखाई देती थी इनको। अब इनको संविधान की याद आने लगी। हद होती है। यानी कि आप करें तो सब चलेगा और दूसरा अगर कहे कि कानून से चलो तो आप संविधान की किताब लेकर उनको दिखाएंगे। तो संविधान की किताब खोलकर दिखाइए ना, उसमें कहां लिखा हुआ है कि कानून को ताक पर रख दीजिए और जो मन में आता है सत्ता में रहते हैं तो कीजिए। अब जो जनता कह रही है, दिखा रही है, वो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या। खैर, सत्ता जाने के बाद ममता बनर्जी अब ये नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई हैं कि बंगाल में बीजेपी के आने के बाद संविधान खतरे में। मतलब सरकार जाने के बाद सभी पार्टियों को ऐसा लगने लग जा रहा है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश की जनता खतरे में। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग आज लगा दी थी जहां पर ममता बनर्जी धरना करने के लिए पहुंची हुई थी। रास्ते बंद कर दिए गए, हमें बैनर तक लाने की इजाजत नहीं दी गई। यह ममता बनर्जी ने आज आरोप लगा। पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन लूट लिए गए, घरों को जला दिया गया। ये सब ममता बनर्जी कह रही हैं। अब ममता बनर्जी ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे ममता बनर्जी से ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित पश्चिम बंगाल में कोई है ही नहीं। उनकी पार्टी से बड़ा पीड़ित और प्रताड़ित कोई नहीं है पश्चिम बंगाल। वो कह रही है कि हमारे पार्षदों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, नगर निकायों की बैठकों में बाधा डाली जा रही है, बीजेपी के लोग बुलडोजर लेकर निकल पड़े हैं और सालों पुराने बाजारों को भी तोड़ रहे हैं, कई मंदिरों को बंद कर दिया गया है। मुझे शिकायत मिली है कि उनके मंदिरों पर भी ताले लगा दिए गए। ये लोग ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। ये केवल सत्ता और दमन की राजनीति करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, एनआईए और अन्य एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर बीजेपी में शामिल हो जाओगे तो कार्रवाई नहीं होगी। यह ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। आप सोचिए कि यही सब आरोप लगाती थी ना चुनाव में, तब जनता ने नहीं चुना, तब जनता ने इनको कह दिया टाटा बाय बाय। लेकिन अभी भी आरोप लगाने में कहीं पीछे नहीं दिखाई दे। सुनिए आज ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ कैसे पुलिस प्रशासन और मीडिया पर हमला बोला। चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई है, कार्यकर्ताओं का हौसला टूटा हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी को पार्टी के अंदर हार के कारणों का आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का अभी भी एक सूत्रीय एजेंडा है, बीजेपी को कोसना, आरोप लगाना और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाना। अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता कैसे घिरी हुई हैं वो आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले धरना स्थल से हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखें।
ममता बनर्जी आज कोलकाता के इस वाई चैनल के धरने पर पहुंची थी। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज इसी वाई चैनल में पहुंची। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने जो है अनुमति मांगी थी कि रानी रासमोनी में उनको धरना देना है आज, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब अनुमति नहीं दी और ये कहा कि अगर उन्हें धरना देना हो तो वाई चैनल में जो है वो धरना दे। ऐसे में पुलिस ने अनुमति दी थी कि 2 से लेकर 4 बजे तक वो यहाँ पर धरना दे सकती है और उसके बाद ही वो यहाँ पर पहुंची। और आज का जो विरोध प्रदर्शन था और जो धरना था वो इसके खिलाफ था कि 2 दिन बैक टू बैक पार्टी के सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और उसके बाद ही जो है धरना दिया गया। आप देखिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इकट्ठा हुए थे और हर कोई यहाँ पर मौजूद था। तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 6 से 10 विधायक जो है यहाँ पर मौजूद थे। जहाँ एक तरफ जो है दूसरा खेमा बन रहा है तृणमूल कांग्रेस का और नया खेमा जो है तृणमूल कांग्रेस के विधायक का ये दावा करने जा रहा है कि वही असली तृणमूल है। वहीं पर ममता बनर्जी फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज सड़क पर उतरी। आप सोचिए कि ममता बनर्जी जो 15 साल से पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज थी, आज उनको अपनी पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन देना है। मतलब अपनी पार्टी के लिए धरने पर उतर आई हैं अभिषेक बनर्जी के लिए। अभिषेक बनर्जी की हेकड़ी याद है आपको? कैसे हेकड़ी के साथ बात कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को, सबको चैलेंज कर रहे थे कि एक बार चुनाव के नतीजे आने तो दिखा दो। आप जनता चैलेंज कर रहे, जनता ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बीजेपी की सरकार बन गई और आज का जो विरोध प्रदर्शन है ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन क्या सच में ममता बनर्जी इसमें पास हुई हैं या फेल हो गई हैं? ऐसा लग रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन में ममता बनर्जी फेल हो गई क्योंकि उनके विधायक ही प्रदर्शन से गायब हो गए। हमने आपको कल भी बताया था कि चुनावी हार के बाद कैसे टीएमसी के विधायकों ने मीटिंग से कन्नी काटनी शुरू कर दी। तीसरी मीटिंग में ही ममता के 3/4 विधायक गायब हो गए। ऐसे में आज सभी लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि ममता के धरने में उनके कितने विधायक और कितने सांसद पहुंचे। लेकिन जो लिस्ट आई है वो हैरान करने वाली है। अभी ममता बनर्जी के सांसदों की संख्या 40 के पार है, जबकि विधायकों की संख्या 80 है। लेकिन धरने में सिर्फ 5 सांसद और 7 विधायक ही पहुंचे। धरने में पहुंचने वाले टीएमसी नेताओं में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, माला रॉय, राज्यसभा से सांसद डोला सेन, चंद्रमा भट्टाचार्य दिखी। वहीं टीएमसी विधायकों की अगर बात करें तो नयना बंदोपाध्याय, शोभन देव, फिरहाद हाकिम, कुणाल घोष, असीमा पात्र और मदन मित्रा ही ममता के साथ प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन के ग्राउंड पर पहुंचे। टीएमसी में मचे घमासान पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी एक बार सुन लीजिए। कि टीएमसी पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं। जनता का आक्रोश देख रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं। टीएमसी में मचे घमासान पर बीजेपी का क्या कहना है एक बार जरा वो भी सुनिए। पास लोग नहीं है, सच्चाई तो यह है। अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करे और मुझे तो नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। अब 80 में से 60 एमएलए नहीं आए तो अब बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है, आज भी असंतोष है। तो अब लोग ही ज्यादा नहीं रह गए हैं तो क्या करेंगे। तो ममता जी ने जो किया है, जो बोया वो काट। तृणमूल पार्टी एक क्लब जैसे थे। वो क्लब की प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी और वो क्लब का सेक्रेटरी थे उनकी भतीजे। तो बस क्लब जितने दिन तक रहना चाहिए उतने दिन तक क्लब रही। अभी क्लब की बाकी सदस्यों को लग रहा है कि इसमें और रहने में कोई फायदा नहीं, फायदामंद नहीं होगा, चोरी चकोरी करने के लिए और गुंजाइश नहीं है। ये सोच रहा है कि नाफा होगा अगर टीएमसी के साथ रिश्ता तोड़े तो, तब बीजेपी पार्टी भी मदद करेगी। ममता बनर्जी की पार्टी में चल रही उठापटक अब खुलकर सामने आने लगी है। पहले ही कई नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया था। अब सिग्नेचर कांड के बाद बागी विधायकों ने भी खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया।
टीएमसी से निलंबित किए गए विधायक संदीपन साहा और रीता बनर्जी एक बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के कई बागी विधायक भी शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 50 विधायकों ने बगावत कर दी। सभी 50 विधायक सिग्नेचर करके एक चिट्ठी विधानसभा स्पीकर को सौंपेंगे। ये सभी विधायक अभिषेक बनर्जी के फैसलों और लीडरशिप से नाराज, साथ ही आईपैक को नेताओं पर थोपे जाने को लेकर भी नाराज। सुनिए कि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता ने क्या खुलासा किया। मेरे पास ये खबर आया कि और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलएस के साथ मीटिंग किया है। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। तो आज तो वही बोल रहे हैं कि आईपैक के ऊपर इनका गुस्सा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इनका गुस्सा है, ये दीदी को पता नहीं चला। बागी विधायकों ने आज ममता बनर्जी को ट्रेलर भी दिखा दिया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खुद से सभी विधायकों को धरने में पहुंचने के लिए कहा था। कई विधायकों को फोन भी किया गया था, लेकिन धरने में सिर्फ 7 विधायक ही पहुंचे। अब ममता बनर्जी के लिए सामने पार्टी और पार्टी सिंबल को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि 50 विधायकों का दल विधानसभा स्पीकर से 3 डिमांड करने वाला है। पहली डिमांड है कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, लगभग 50 विधायक साथ में हैं, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस। दूसरा, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, इसीलिए विपक्ष के नेता ऋतव्रत बंदोपाध्याय होंगे, ना कि शोभन देव चट्टोपाध्याय। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसीलिए टीएमसी का चुनाव चिन्ह भी हमारा होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी में मचे घमासान का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, जब भी कोई पार्टी हारती है, सत्ता से जाती है, तो सत्ता में आने वाली पार्टी के साथ पूर्व सत्ता में रहे हुए नेता शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने कह दिया है कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार चुनाव में बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था जो टीएमसी से आए। इसके बाद बीजेपी को जिस तरह की जीत की उम्मीद थी वो नहीं मिली थी, और इसीलिए इस बार बीजेपी ने ऐसे नेताओं से दूरी बनाकर रखी। और आगे भी बीजेपी कह रही है कि उनके लिए, यानी कि टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। अभिषेक बनर्जी का विरोध सड़क से लेकर उनकी पार्टी में हो रहा है। अभिषेक बनर्जी इस हार के सबसे बड़े विलेन बनकर उभर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी अपने भतीजे के लिए सरकार को कोस रही हैं और अपने ही नेताओं की बात नहीं सुन रही हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे को जितना बचाना चाहती हैं, वो उतनी ही मुश्किल में फंसती जा रही है। यानी कि ये वो दलदल है ममता बनर्जी के लिए जिसमें वो लगातार उतरने के बाद धंसती जा रही है। केएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को नोटिस जारी किए थे। उसमें अभिषेक बनर्जी की मां, पिता और उनकी कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के पते भी शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन को भी नोटिस जारी किया गया था। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के मामले में उनकी सुनवाई होनी है। आज इस मामले में अभिषेक बनर्जी के परिवार वालों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन को लेकर जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई अब कोलकाता हाई कोर्ट में कल होगी। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि इस पिटाई के डर से अब टीएमसी की पोल खुलनी भी शुरू हो गई है। टीएमसी के वो लोग जो कट मनी का सिंडिकेट चला रहे थे, वही लोग अब सामने आ रहे हैं और लोगों से अवैध रूप से वसूली गई रकम लौटा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमने तुमसे जबरदस्ती करके अवैध तरीके से तुम्हारा पैसा रख लिया था, लूट लिया था, अब आइए ले जाइए। गजब चल रहा है। सोचा था कभी किसी ने कि पश्चिम बंगाल में ये सब होगा? कट मनी का ऐसा कल्चर पश्चिम बंगाल में कि लोग गले तक फंसे हुए थे, नाक तक पानी आ गया था पश्चिम बंगाल में लोगों की। और ये सब जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मौज काट रहे थे बॉस। आज देखिए तस्वीर बदल गई। साउथ 24 परगना में तो 45 लोगों को 5-5 हजार रुपए लौटा भी दिए गए। और इसी तरह कई जगहों पर टीएमसी के नेता लोगों को
बुला बुला कर पैसे लौटा रहे हैं। ये वो पैसे हैं जो टीएमसी राज में कटमनी के नाम पर वसूले गए। कूच बिहार में तो ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाकर ऐलान किया जा रहा है कि 4 जून को पैसा लौटाया जाएगा। गजब। कह रहे कि भाई आइए पैसा ले जाइए, जो पैसा हमने आपसे लूट लिया था, आपके पैसे को जो हमने दबोच कर रख लिया, अब ले जाइए। बदल गया बंगाल। अब ये वो पश्चिम बंगाल नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था, और ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, अगली क्लास। कॉकरोच पार्टी वाला अमेरिका से आ रहा है। भारत में अगला प्लान क्या है? गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? लोकेशन जंतर मंतर, डेट 6 जून। कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन इसी दिन क्यों है? पंजाब वाला वो कनेक्शन जो किसी को नहीं पता। बांग्लादेश नेपाल के जेनजीज आंदोलन में नए यूटर्न का सच क्या? रवि लामिछाने भारत क्यों आए हैं? पाठशाला में ये स्पेशल चैप्टर। युवा, बच्चे, छात्र, यूथ, जेनजी, इनमें से कोई भी कीवर्ड इस समय अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालेंगे तो इनसे जुड़ी एक ही खबर आपको दिखाई दे, पेपर लीक और खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था। ये सारे बज़वर्ड हैं जिन्हें छात्रों के साथ संवेदना दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो। सोशल मीडिया का गेम सिंपल है बॉस, जो दिख रहा है मतलब वही बिक रहा है। और इस समय तो मुद्दा यूथ का और जंजीज का ही दिखाई दे रहा है, और इसी मुद्दे की छतरी तले अब कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट करने का फैसला भी ले लिया गया है उनकी तरफ से। सोशल मीडिया से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने इस समय इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स बना लिए हैं। 22 मिलियन फॉलोअर्स। अब इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं और जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले। प्रोटेस्ट के साथ ही अभिजीत दीपके ने जेल जाने और गिरफ्तारी की बात भी कर दी। अब सवाल है कि आखिरकार कॉकरोच पार्टी वाले अभिजीत दीपके को जेल जाने का डर क्यों सता रहा है? आगे आपको बताने वाला। इसके साथ ही आज पाठशाला में यह भी बताऊंगा कि आखिरकार कॉकरोच पार्टी ने 6 जून को ही प्रोटेस्ट के लिए क्यों चुना है और इसका पंजाब कनेक्शन क्या है। जब कड़ियां जोड़ूंगा तो आप सारा लॉजिक और सारा खेल समझ जाए। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी 6 जून को होने वाले इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। जेनजी पावर देश की सत्ता बनाने और बिगाड़ने दोनों में अहम भूमिका निभा सकते। ये नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेनजीज प्रदर्शन और उसके बाद हुए बदलाव से दिखता है। लेकिन आज जो लोग जेनजी के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छात्रों के कंधे से सियासी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने रियल बांग्लादेश और रियल नेपाल की तस्वीर सामने रखूंगा। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और अब नई बनी तारिक रहमान की सरकार ने अपने ही देश का ऐसा बंटाधार किया है कि अब लोग सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि प्लीज शेख हसीना को वापस लाओ। उधर नेपाल में बालेन शाह ने भारत पर बयान देकर जो अपनी पॉलिटिकल कम अकली दिखाई है, उससे नेपाल के अंदर बहुत नाराजगी है बॉस। मैंने कल आपको बताया था। लेकिन अब बात यह है, ये सब बस एग्जाम्पल है। मैं यहां नेपाल बांग्लादेश की भारत से तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अगर भारत के युवा अपनी आवाज उठाएंगे तो अपने देश का हाल नेपाल बांग्लादेश जैसा कर पाएंगे या कर देंगे। ऐसा नहीं है। हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवा, जेनजीज ऐसे नहीं है। उनके लिए नेशन फर्स्ट है बॉस। देश में प्रोटेस्ट करने की इजाजत है, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन आप एक बात समझिए कि भारत में इस तरह का प्रोटेस्ट जो आपने बांग्लादेश में देखा या फिर जो आपने नेपाल में देखा, उस तरह का प्रोटेस्ट आसान भी नहीं। देश में प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। इजराइल है, देश सबका है, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि अगर दावा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का हो रहा है तो डर काहे लग रहा है? जेल जाने और अरेस्टिंग की बात खुद क्यों कर रहे हैं? आज पूरा चैप्टर खोलूंगा, लेकिन उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और कॉकरोच पार्टी के एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अभिजीत ने अपने सपोर्टर्स को बताया है कि वो 6 जून को अमेरिका से भारत आने वाले हैं। उन्होंने अपील की लोग उनके लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, यानी कि उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके साथ
यह भी ऐलान किया कि वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने वैसे जिन बच्चों से अभिजीत झंडा और प्ले कार्ड लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की अपील कर रहे हैं, उन बच्चों का 21 जून को री नीट का पेपर भी है। तो अब वो पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन में आएंगे या पेपर की तैयारी करेंगे, ये सोचने वाली बात। लेकिन मेरा मानना है कि अभिजीत दीपिके ने इस पूरे बाइट में यानी इस पूरे बयान में एक शब्द भी गलत नहीं कहा है। उनका एक एक शब्द नपा तुला हुआ था। उन्होंने अपनी कॉकरोच पार्टी के समर्थकों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट पहुंचे, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर उनसे मिलें। लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि किस आधार पर उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ इकट्ठा करने का कॉल दे दिया है। क्या इसके लिए उन्होंने पहले से कोई परमिशन ली है? अगर ली है तो वो भी उन्हें पहले ही सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंककि दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना पूर्व अनुमति के लोगों को इकट्ठा करने की सख्त मनाही है। दिल्ली एयरपोर्ट हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए सुरक्षा नियमों और धारा 163 के तहत बिना अनुमति के भीड़ जमा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी के सोशल मीडिया पर 22 मिलियन फॉलोअर्स, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा। अभिजीत खुद कह चुके हैं कि उनके इस प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा फॉलोअर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से ही। ऐसे में अगर बिना परमिशन के 1000 लोग भी दिल्ली एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरे की स्थिति बन सकती है। अभिजीत दीपिके ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को डर लग रहा है कि उन्हें कहीं एयरपोर्ट से ही अरेस्ट न कर लिया जाए। अब यह डर क्यों लग रहा है, इस पर भी डिटेल में बात करूंगा। देश में अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जनता की होती है, जिसका पालन हर नागरिक को करना चाहिए। अगर आपको प्रोटेस्ट का अधिकार चाहिए तो उसके लिए जो नियम बने हैं उसे फॉलो करना हो। बिना रूल फॉलो किए और अगर रूल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। झंडा उठाकर चल देने की इजाजत अगर पुलिस ने नहीं दी है और आप चलना चाहेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी। और दूसरी बात, अगर आपने प्रशासन से परमिशन ली है या आगे लेंगे तो क्यों आपको अरेस्ट के लिए डर सता रहा है? भैया काहे डर रहे हैं आप? अगर आप परमिशन के साथ, नियम कायदों के साथ प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस उठाकर ले जाएगी? नहीं ले जाएगी ना। लेकिन अगर कानून को तोड़ेंगे और पुलिस को ऐसा लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो पुलिस एक्शन लेगी, तो जेल में आपको डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो क्यों डाल देगा जेल में कोई? आप कॉकरोच पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है या इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन करना है, वो कर सकती है। हां, जो नियम कानून बने हैं उसके मुताबिक परमिशन लेनी। और दूसरी बात, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार हर किसी को है। कॉकरोच पार्टी छात्रों का मुद्दा उठाकर प्रदर्शन करना चाहती है, शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहती है। जेन ज़ी आज जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान है उसे सामने रखना चाहती है और इसीलिए कोई प्रोटेस्ट की बात है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे 2 चीजें होंगी। कॉकरोच जनता पार्टी के बहुत सारे फॉलोअर जेन ज़ी हैं, युवा हैं, छात्र हैं, तो ऐसे में छात्रों को अपनी बात रखने का मौका और प्लेटफॉर्म दोनों मिलेगा। क्योंकि कॉकरोच पार्टी का सोशल मीडिया प्रेजेंस बड़ा है तो जरूरी मुद्दे और मुखरता से वो अपनी बात सामने रख सकते हैं देश को। अब इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो भौकाल सोशल मीडिया पर बना हुआ है उसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। पता चल जाएगा कि जो पार्टी सोशल मीडिया पर है वो ग्राउंड पर है या नहीं है, कितनी है, या सब कुछ सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला गुब्बारा है। अभिजीत कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट से पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। एक बार आपको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर कानून क्या है यह भी बता दें। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने से पहले दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है। प्रदर्शन कब से शुरू होगा और कब तक होगा इसकी टाइमिंग बतानी पड़ती है। प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होंगे यह जानकारी देनी होती है। जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही प्रदर्शन करना अलाउड है। जितनी परमिशन मिली है उतनी देर तक ही प्रोटेस्ट किया जा सकता है या धरना देकर बैठने की इजाजत नहीं है। और हिंसा या फिर सरकारी काम में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अपनी मांग के लिए लोग यहां पीसफुल प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं और आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और आगे भी करते रहेंगे। सीधे जंतर मंतर से एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे की। मैं जंतर मंतर पे हूं और ये जो जगह है आप देखेंगे तो ये हमेशा से प्रोटेस्ट करने की जगह रही है। यहाँ पे लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बीच में एक बार वो तस्वीर आई थी जब कोर्ट इस बात को लेकर नाराजगी कोर्ट की तरफ से जताई गई थी कि कुछ लोगों ने यहाँ प्रॉपर अपने घर बना लिए थे और वो यहीं रहने लगे थे, तो उनके टेंट यहाँ से हटा दिए गए थे। लेकिन अब भी
प्रोटेस्ट करने की सबसे बड़ी जगह यही है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर वो एनजीओ हो या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले दल हो, तमाम लोग यहाँ पर आते ही अपना प्रोटेस्ट करते हैं। और कुछ जगहों पर आप ये देखेंगे दरी और स्पीकर परमानेंट यहाँ पर रखे हुए आपको यहाँ नज़र भी आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के बाद अपनी ये दरी, कुर्सियाँ, ये तमाम चीज़ें जो किराए पे लाते हैं उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर वो ये कि अभिजीत ये बात क्यों कह रहे हैं कि उन्हें भारत में आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, प्रोटेस्ट के साथ जोड़कर वो ये बात कह रहे हैं। जबकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त पुलिस से परमिशन लेनी होती है, सुबह से लेकर शाम तक का वक्त बताना होता है और आप आसानी से अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध जहाँ दर्ज करा सकते हैं प्रोटेस्ट के रूप में। लेकिन यहाँ प्रॉपर रह नहीं सकते, यहाँ एक लंबे प्रोटेस्ट, जहाँ तक आपको प्रोटेस्ट का समय पुलिस अलाउ करते हैं वहाँ तक ही आप कर सकते हैं, उतने ही वक्त तक कर सकते हैं। बॉस, जब से कॉकरोच पार्टी लाइमलाइट में आई है उसे लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। अभिजीत दीपिके के आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन को लेकर उन्हें आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी कहा जाता है। उनकी आपसे नजदीकियां पुरानी हैं, जिनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये पूरा मूवमेंट ही आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब इलेक्शन का रुख मोड़ने और जंजीस को अपनी तरफ खींचने के लिए खड़ा किया गया है। और अब कॉकरोच पार्टी के 6 जून के प्रोटेस्ट को लेकर फिर से कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार 6 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई है? पाठशाला में आपको हमने ये बताया था कि इस पूरे मामले में अभी तक जो कनेक्शन सामने आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो पार्टी, वर्चुअल पार्टी यानी कि सोशल मीडिया की पार्टी जो अभी तक नजर आ रही है, ये यूं ही नहीं खड़ी हो सकती है। इसके पीछे इतने सारे लोग क्या यूं ही जुड़ रहे हैं या इसके पीछे बड़े बड़े लोग और कुछ पार्टियों का हाथ है? यह सब जानना बेहद जरूरी। पाठशाला में अब सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी का चैप्टर। वैभव सूर्यवंशी की ब्रेन मैपिंग 0.3 सेकंड वाला राज क्या है पता चल जाएगा। वैभव के पीछे IIM इंदौर रिसर्च पेपर तैयार होगा। वैभव से क्या पूछा जाएगा? आज की तारीख में पूरी दुनिया में वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। 15 साल के इस बल्लेबाज ने अपनी बैटिंग से हर किसी को अपना फैन बना लिया है, हर किसी का दिल जीत लिया है। एक दौर था जब मैदान में सचिन की गूंज हुआ करती थी, सुनाई देती थी, लेकिन अब हर किसी की जुबान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है। आप देखिए कि मात्र 15 साल का यह बल्लेबाज जब बैटिंग के लिए उतरता है तो बॉलर की टांगें कांपने लग जाती हैं। बड़े बड़े बॉलर परेशान हो जाते हैं, पसीना छोड़ देते हैं। फील्डर जो हैं वो बाउंड्री के पास तैनात हो जाते हैं। अंपायर भी पहले से मन बना लेते हैं कि सिक्सर का साइन दिखाना होगा। शॉट मारते ही पूरे मैदान में ऐसा शोर उठता है कि स्टेडियम हिल जाता है। क्रिकेट के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी वो सैलाब बन चुके हैं जिसे रोकने की ताकत बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास नहीं है। वैभव से जुड़ी ये सारी बातें हम सब ने मैदान पर देखी है, लेकिन जो बातें हमने देखी नहीं है या जो छूट गई हैं, अब उन पर बारीकी से ध्यान देने की तैयारी चल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि 15 साल की छोटी सी उम्र में वैभव किस तरह विदाउट फियर सिक्सर पर सिक्सर लगाए जा रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है बॉस। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM इंदौर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर एक केस स्टडी तैयार करने जा रहा है, जिसमें वैभव की सिक्सर से सफलता वाला सीक्रेट फॉर्मूला सामने आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट के मैदान पर हर वक्त खिलाड़ी पर एक प्रेशर रहता है। गावस्कर से लेकर सचिन तक, धोनी से लेकर विराट तक, हर बल्लेबाज किसी ना किसी प्रेशर में बैटिंग करने मैदान पर उतरता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को एक अलग तरह से देखा जा रहा है। वो जिस तरह से बिना डरे बैटिंग करते हैं उससे हर किसी का दिमाग हिला हुआ है। अब इसके पीछे क्या राज है, वही IIM इंदौर जानना चाहता है। यह वैभव सूर्यवंशी पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जिसे वैभव मॉडल का नाम दिया गया है। इस स्टडी में वैभव का माइंडसेट, डिसिप्लिन, बिना डर की बैटिंग के अलावा प्रेशर हैंडलिंग और अर्ली फेम मैनेजमेंट को देखा जाएगा, यानी उस पर रिसर्च किया जाएगा। इस स्टडी का मेन फोकस 15 साल की कम उम्र में असाधारण सफलता का फॉर्मूला समझना भी होगा। दरअसल वैभव ने इस बार IPL में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कई दिग्गज क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ दिया। इसमें सफलता के पीछे वैभव की मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और सामाजिक पहलुओं पर भी बात की जाएगी। इसमें पेरेंट्स, कोच, अकादमी, सपोर्ट सिस्टम और आसपास के वातावरण की भूमिका को भी देखा जाएगा। IIM का मानना है कि वैभव पर स्टडी भविष्य के प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के लिए बहुत अहम साबित होगी। इसके अलावा पढ़ाई के प्रेशर में आकर डिप्रेशन में जाने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत मदद मिलेगी।
इस स्टडी को आने वाले समय में एमबीए छात्रों को पढ़ाया जा सकता है कि कैसे छोटे कस्बे का खिलाड़ी अपने अनुशासन और आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन से नेशनल आइकन बन गया। वो वैभव की सक्सेस को सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से नहीं देख रहा है, वो इसके पीछे वैभव की मनोवैज्ञानिक शक्ति को जानना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह समझना चाहिए। वैभव की सबसे बड़ी ताकत है फियरलेस बैटिंग, जिसमें वो बड़े बड़े दिग्गजों के सामने भी बिना डर के शॉट खेलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ताकत है हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, वो गेंद की लेंथ और स्पीड बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तीसरी खास बात है पावर हिटिंग, यानी कि 15 साल की कम उम्र में लंबे और साफ सिक्सर मारने की उनकी क्षमता। प्रेशर हैंडलिंग, बैटिंग के दौरान दबाव वाले मौकों पर भी शांत रहकर खेलते रहते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव इंटेंट, जिसमें वो शुरुआत से ही रन बनाने की मानसिकता लेकर मैदान पर उतरते हैं। फास्ट बॉलर पर अटैक, वैभव तेज गेंदबाजों को फ्रंट फुट पर खेलना उनकी ताकत मानी जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बैटिंग के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है, जिससे बॉलर प्रेशर में आ जाता है। वैभव की बैटिंग में एक और खास बात है 360 डिग्री बैटिंग, यानी कि वो हर दिशा में शॉट्स मार लेते हैं बॉस। और यही खासियत है कि वैभव को लेकर अब रिसर्च किया जाएगा, स्टडी की जाएगी।